नमस्कार दर्शक मित्रों, आज की ये सुहानी शाम में आप सबका स्वागत है। आज का विषय ऐसा विषय है जो चाहे कितना भी समय बीते, ये विषय तो जिंदा ही रहेगा। और विषय है हमारी आज, कल और आने वाली कल। बदलाव ये जीवन की एक रीत है। जो भी चीज में जान है वो बदलती रहती है, नहीं बदले वो आहिस्ता आहिस्ता नष्ट हो जाती है। एक समय डायनासोर जैसे जीव अपने पृथ्वी ग्रह पर विचरण करते थे, एडजस्ट न कर सके, हमारे वातावरण के साथ नष्ट हो गए। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो बदलता रहा है, बदलता रहकर अपने आप को किसी भी विपरीत परिस्थिति के सामने कैसे जिंदा रखा जाए, उसकी हमेशा वो फिराक में रहता है। और उसने वो कर दिखाया है जो सामान्यतः मुश्किल से कर सकते हैं। आज हमने हमारे पैनल में दो पैनलिस्ट को पसंद किया है दर्शक मित्रों। रेखाबेन व्यास, दीवान बल्लू भाई हाई स्कूल की प्रिंसिपल है, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट की हैसियत से एबीवीपी के साथ जुड़ी रही और आज अपनी कारकिर्दी उसने शिक्षण से जोड़ के, जो शौक था शिक्षण से जुड़ने का, शिक्षण के प्रश्नों से जुड़ने का, उसके साथ अपने को जीवंत रखा है। जैसे भारत का कमर्शियल कैपिटल मुंबई है, ठीक उसी तरह गुजरात का कमर्शियल कैपिटल सूरत है। सूरत एक ऐसा शहर है जहां की चमक दमक गुजरात के किसी और शहर में आप नहीं देख सकते। तापी के किनारे बसे हुए इस शहर को इस तरह के आशीर्वाद मिले हुए हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, वो वापस उठ खड़ा होता है। उतना ही नहीं, जहां था वहां से आगे निकलने का प्रयत्न करता है, सफल होता है। चाहे वो रेल का संकट हो, चाहे प्लेग हो, चाहे और कोई संकट हो। वो सूरत शहर की एक छात्रा जो अभी अभी ग्रेजुएट हुई है, वो आज की पीढ़ी का प्रतीक है। तो यहाँ तीन पीढ़ियां आपके सामने मौजूद है। वैसे मुझे सीनियर लोगों की पीढ़ी में नहीं गिनता, क्योंकि इंसान की सोच जब तक ठहर नहीं जाती तब तक उसकी उम्र नहीं बढ़ती। जब आप नया सोचना, सीखना, नए विचारों के साथ विचार विमर्श करना, पाला पाड़ना जब तक छोड़ नहीं देते, आप उम्र में नहीं बढ़ते। फिर भी ये एज की दृष्टि से देखो तो हम सही मायने में आज को मध्य में रखे हुए, लेफ्ट और राइट पे कल और आने वाले कल के प्रतीक हैं। शुरुआत करेंगे मेरी आपसे। ये जो आज की पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी आज की पीढ़ी को एक अलग नजरिए से देखती होगी। आने वाला कल क्या होगा उसके बारे में जैसे कई लोगों ने इसका फल कथन किया है, एल्विन टॉफलर उसमें से एक है। एल्विन टॉफलर ने कहा है कि आने वाले कल में नॉलेज विल बी द पावर, ज्ञान ही शक्ति होगी। ज्ञान जिसके पास है वही दुनिया पे राज करेगा। ज्ञान तीव्र गति से बदलता रहेगा, यानी कि अगर आप रात को सो गए, सुबह में उठ के अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। और ज्ञान का संग्रह करना, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो आज हमारे बीच में उतने चलन में नहीं है, वो
कुछ सालों में ही लाइक अ कप ऑफ कॉफी जितनी छोटी सी आकार में आपको उपलब्ध होंगे, अफोर्डेबल होंगे। और अंत में जो प्रवास की गति है वो उतनी बढ़ेगी कि न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली के बीच का अंतर 1.5 घंटे में आप काट सकोगे। ऐसी परिस्थिति में जबकि दुनिया आपके दीवान खाने में आके बैठ जाएगी, दुनिया के अन्य भागों से आप जुड़ जाओगे, दुनिया सदैव प्रगति करती रहेगी। जो प्रगति करता रहेगा, जो ज्ञान प्राप्ति करता रहेगा, वो दुनिया पे राज करेगा। कैसे देखते हैं आप, आपकी पीढ़ी के सामने किस तरह की चैलेंज आने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह से देखती हूँ कि आने वाली पीढ़ी मीन्स अभी स्मार्टफोन का जमाना है, तो स्मार्ट बनना जरूरी है, क्योंकि हमको कोविड ने सिखा दिया है कि स्मार्टफोन एंड टेक्नोलॉजी से हम नहीं जुड़ेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, आपने भी ये कहा। तो अभी आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है, जिसको अभी बैंकिंग सेक्टर में हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी नए नए अभी सब कंप्यूटराइज ही हो रहा है। सभी एम्प्लॉयज वहां बने नहीं रहेंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि भविष्य में जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोन अप कर रही है तो भविष्य में अभी ग्लोबलाइजेशन का भी जमाना है। सो भविष्य में ये किसी भी चीज, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, सबके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अभी हम एडवांटेज काउंट कराए अभी ये नई युग का, टेक्नोलॉजी युग का, तो एडवांटेज ये है कि हम हमारे घर के रूम में बैठ के पूरी दुनिया से, मीन्स अभी तो वर्क फ्रॉम होम का जो आ गया है नया कंसेप्ट, तो हम नई दुनिया में हम कहीं भी, अभी हम यहाँ सूरत में बैठे हैं तो सूरत में बैठे बैठे अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मैं आपसे अहमदाबाद तक जुड़ सकती हूँ और इस माध्यम से शो कर सकती हूँ। सो टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए एंड टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस भी है। यहाँ पे सूरत में बैठे बैठे कोई बंदा यूएसए में भी ट्रेडिंग कर सकता है, बिजनेस कर सकता है अपना, एंड अर्निंग कर सकता है। सो एडवांटेजेस तो है, बट डिसएडवांटेज और भी है टेक्नोलॉजीज के। जैसे अभी के जो बच्चे हैं, जिन मीन्स मेरी जनरेशन जो है, वो सोशल मीडिया के समय में अनसोशल हो गई है। लोगों से मिलना जुलना एंड पर्सनली फिजिकली इंटरेक्शन करना, लोगों को उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो अभी सब मोबाइल में ही एक फिंगर क्लिक करो और हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। जैसे आप हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो हम आर्टिकल 19 की बात करें, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो हमको राइट दिए हुए हैं, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनमें क्लॉजेस भी है, एक्सेप्शंस भी है। कोई भी चीज एकदम अच्छी या एकदम बुरी नहीं होती, सबके अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। अच्छा, आपने बात की आज के युग में जिस गति से हम बढ़ रहे हैं और जो गति से हमारा पाला पड़ रहा है, क्या आप जो भी हो रहा है परिवर्तन, उसको आप आशीर्वाद मानते हैं या अभिशाप? एक तरीके से आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आशीर्वाद भी है। अभी हम आशीर्वाद तरीके से देखें तो हम ये देखते हैं कि अभी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कोविड ही था, तो कोविड में अगर हम ये सोचे कि कोविड में अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो अब हमारे सभी क्लासेस भी बंद हो जाते, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, तो वो जब वो गैप आ जाता, 2 साल तक स्कूल बंद रही, तो आप सोचो कि टेक्नोलॉजी नहीं हो तो 2 साल तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो एजुकेशन में भी कितना गैप आ जाएगा। बच्चों का एजुकेशन भी अफेक्ट होता है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी मीन्स गुड, वो आशीर्वाद है। और अभिशाप की दृष्टि से देखे तो अभी सब ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी बहुत खुल गए हैं, तो टीचर एंड बच्चे के बीच में बहुत अंतर आ गए हैं। पहले फिजिकली क्लास अटेंड करते थे, टीचर एंड बच्चे का जो बॉन्डिंग बनता था, वो बॉन्डिंग अभी हमको देखने को नहीं मिलता। उसके एक भी कोई सिक्के के दो पहलू ही होते हैं। मैं दोनों साइड से देखती हूँ कि वो टेक्नोलॉजी आशीर्वाद भी रूप है और अभिशाप रूप भी है।
क्योंकि हम कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड होता है। प्रोडक्टिव यूज करें अगर, तो कोई भी टेक्नोलॉजी आशीर्वाद रूपी है। जैसे अभी हम एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लें, जैसे इंस्टाग्राम है, तो वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी मीन्स इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के पेज होते हैं, तो वो हम फॉलो करते हैं, तो एवरी टाइम हमको न्यूज मिलती रहती है। तो टेक्नोलॉजी तो रहेगी, बट हम उसका कैसे यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी एक चाकू है या कोई नुकीला पदार्थ है, वो अभी हम डॉक्टर के हाथ में दे दें तो उससे वो सर्जरी करेंगे, और कोई विकृत मोती वाला इंसान के हाथ में वो आ जाए तो उससे वो किसी का खून भी कर सकता है, किसी को हानि भी पहुंचा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का हम ऐसे देख सकते हैं कि वो एक हथियार है, इट्स अ वेपन। सो हम उसका कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि शाप भी है एंड आशीर्वाद भी। जी धन्यवाद। रेखा बहन, आप तो ये पीढ़ी के साथ जुड़ते हैं, आपके सामने ही ये पीढ़ी बड़ी होती है, जब आती है मुग्धावस्था में होती है, जब आपके वहां से बाहर निकलती है तब करीब करीब युवावस्था में पहुंच जाती है। उनके विचार का जो महत्तम परिवर्तन जो है, जैसे कहा गया है उसी तरह की 12 साल से 18 साल का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे महत्तम परिवर्तन उनमें फिजिकली एंड अदरवाइज आता है। तो आप वो परिवर्तनों की साक्षी रही है, तो आपके क्या राय है आज की पीढ़ी के लिए? कैसे वो आपकी पीढ़ी से अलग है, कैसे आप से आगे बढ़ के हमारी पीढ़ी के साथ जुड़े तो उससे कैसे और भी अलग है? क्या मानना है आपका? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे आज इनवाइट किया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है। आपने अगर ये पूछा कि हमारा जो जमाना था उससे आज की पीढ़ी में क्या अंतर है, तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि आज के जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, उनकी कुटुंब व्यवस्था जो हमारे समय में थी, वो जो कुटुंब से आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका जो सोशल माहौल है वो भी डिफरेंट है। फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बताओ तो टेक्नोलॉजी से दे नो ईच एंड एवरीथिंग एंड अपडेट विथ वेरी वेल कनेक्टेड टू मीडिया, सोशल मीडिया एंड ऑल्सो विथ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से भी काफी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे देखो तो उनके जो बिहेवियर है वो काफी फर्क है। एक तो मुझे सर आपको इसके बारे में मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये सोसाइटी का जो समाज की जो आइडियोलॉजी है ना, विचारधारा, उसकी असर एजुकेशन के फील्ड में होती ही है। अब जब आजकल के जमाने में जब फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज रहते हैं, छोटे फैमिली हो रह गए, बच्चे जिस माहौल से आते हैं वहां पर दर्शक मित्रों, लगता है कहीं कोई टेक्निकल रीजन की वजह से रेखा बहन से हमारा संपर्क अभी टूटा है थोड़ी देर के लिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। निधि, हम बात कर रहे थे दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर की, कि जो पीढ़ी थी, जो पीढ़ी है, क्या मानना है आपका? आपकी पीढ़ी, रेखा बहन मैं आपके पास आता हूँ, तो आधे रास्ते में हूँ, मैं निधि को प्रश्न पूछ रहा हूँ, वही प्रश्न जो आपसे पूछ रहा था। तो निधि, क्या मानना है आपका? आपकी पीढ़ी जो है वो माइक्रो फैमिलीज की पैदाश है, मोर और लेस। घर में कम लोग है, सहूलतें ज्यादा है, मगर खेलने के लिए भाई बहन जितने चाहिए उतने है नहीं, ज्यादा सोशली मिक्सिंग होना वगैरह रहता नहीं है। कैसा लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगी कि जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली बोथ मीन्स किसी के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली में मैं पर्सनली कहूंगी कि न्यूक्लियर फैमिली में जैसे शेयरिंग का जो एक दूसरे के प्रति जो हमारा भावनाएं है वो बिल्डअप नहीं हो पाती बच्चे में।
क्योंकि घर में 4 लोग रहते हैं, उसमें भी पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स है, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो न्यूक्लियर फैमिली में ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे और माता पिता के बीच अंतर भी बहुत बढ़ जाता है। सो बच्चे अपने मन के बात खुलकर कह नहीं सकते। एंड सेकेंड थिंग, आपने जो बताया कि हम बोलते हैं कि बच्चे का पहला फ्रेंड उसका सिबलिंग्स या कजिन कोई भी होता है। अभी एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है तो वो अपने लेवल के, अपने एज के किसी भी घर के बच्चे के साथ नहीं घुलता मिलता है। तो उसको शेयरिंग क्या होती है, एक दूसरे के साथ खेलना क्या होता है, प्रेम भाव से रहना क्या होता है, वो नहीं आएगा। सो एंड उसके एक एडवांटेज भी है न्यूक्लियर फैमिली का कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो ऑटोनॉमी उनको वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपना हर काम वो अपने खुद से करता है। तो एक एडवांटेज भी है। बट मैं भी न्यूक्लियर फैमिली से हूँ। सो मैं मानती हूँ कि अभी आज का जमाना कैसा है कि प्राइवेसी सबको बहुत पसंद है। सो न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे का ग्रोथ तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, बट होता है। बट जो वो सोशली जॉइंट फैमिली में सबके साथ रह के जो सीख सकता है, वैसे न्यूक्लियर फैमिली में नहीं सीख सकता। बिकॉज स्कूल है तो स्कूल वो सब नहीं सिखाती, थोड़ा बहुत घर से भी सीखना पड़ता है एंड घर भी सिखाता है। सोशली जो सोशल ग्रुप है तो वो घर सिखाता है। न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे अनसोशल हो जाते हैं, मीन्स सोशल इवेंट अटेंड करना अच्छा नहीं लगता एंड ऑल। सो वो लोगों ने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। सो ये नहीं चलता, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चलता, सोशल नॉलेज भी चाहिए। सो मैं मानती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों की जो आइडियोलॉजी विचारधारा होती है वो जॉइंट फैमिली के बच्चों की तरह नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कभी शेयरिंग नहीं किया होता है एंड ऑल। सो मैं मानती हूँ कि दो बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज है। धन्यवाद रेखाबेन। जैसे निधि ने कहा कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे हैं वो सब चीजें पर्सनलाइज समझते हैं, उनमें शेयरिंग और केयरिंग, निधि ने तो मात्र शेयरिंग कहा मगर मैं केयरिंग भी साथ जोड़ता हूँ। वो भावना उनमें जो विकास होना चाहिए उतना नहीं होता। जिम्मेवारी, हाँ, खुद के लिए जिम्मेवारी जरूर वो सीख लेते हैं, मगर कुल मिला के जैसे परिवार के लिए कुछ करना है वो। और एक बात आज मैं देख रहा हूँ जो अभी कहीं न्यूज में भी पड़ी थी कि हर रोज 35 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? ये मोटे तौर पे हम देखें तो अकेले हैं, उनको अपने विचार किसी से शेयर करना, अपने फ्रस्ट्रेशन शेयर करना, फ्रस्ट्रेशन को छोड़िए जॉय शेयर करने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है। तो भावनाओं का भी जो शेयरिंग केयरिंग है वो भी नहीं होता। इसलिए जब कोई आपत्ति आती है तो एकदम धड़ाम करके गिरते हैं, और कुछ खुशी का प्रसंग आता है तो ऐसे ही देखा करते हैं, क्योंकि उनको तो न तो को हक करने वाला होता है, ना कोई थपथपाने वाला होता है, ना कोई शाबाश कहने वाला होता है, ना कोई गिफ्ट देने वाला होता है। तो ये परिस्थिति में आज की पीढ़ी आपकी नजरों के सामने बड़ी हो रही है। आप एक तरह से देखें तो इनके पार्ट टाइम मेंटर है। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल मानना है? सही। नहीं बिल्कुल सर, आपने, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। जब हम बच्चों की परवरिश की बात करें तो कुटुंब उसका सबसे पहली पाठशाला होती है, राइट। कुटुंब से वो सिर्फ ये, जैसे निधि ने भी बताया कि शेयरिंग बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे को कैसे समझना, एडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज बच्चों में आते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करना। फैमिली में बच्चे नॉर्मली दूसरों को देखकर ही ज्यादा सीखते हैं। तो बच्चे फैमिली जॉइंट फैमिली जब होती है, संयुक्त फैमिली, तो संयुक्त फैमिली में देखेंगे कि नहीं, मेरे जो दादा दादी है उसको मेरे माँ बाप रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो सीखेंगे कि नहीं, मुझे भी मेरे से बड़े हैं उसको मुझे रिस्पेक्ट करना है। अपने भाई बहन के साथ, अपने चाचा चाची के साथ, अपने फोई मौसी ये सब रहते हैं साथ में, तो उनके साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना ऑटोमेटिक बच्चों को आ ही जाता है। ये पॉसिबल नहीं होता है कि चलो भी मुझे ये चीज अच्छी है, मुझे पिज्जा अच्छा है तो आज पिज्जा ही बनेगा, जो आजकल के न्यूक्लियर फैमिली में होता है कि बच्चों को क्या पसंद है, अच्छा बेटा तुझे पिज्जा पसंद है तो मैं पिज्जा बनाऊंगी, तुझे अगर चाइनीज पसंद है तो मैं चाइनीज बनाऊंगी। लेकिन जॉइंट फैमिली में ये कभी भी संभव नहीं होता है। तो बच्चे
एडजस्टमेंट सीखते हैं, साथ साथ दूसरों को समझना भी सीखते हैं। अब ये सब नहीं होता है, इसकी वजह से ये परवरिश जब संयुक्त फैमिली में नहीं होती है तो और दूसरी एक ये भी बात है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी, वो भी जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में भी हमेशा बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि आजकल टॉलरेंस बहुत ही कम हो गया है सबका। छोटी छोटी बात में हस्बैंड और वाइफ भी झगड़ा झगड़ा कर लेते हैं। हो सकता है कि दोनों जॉब करते हैं तो एक भी बात में कोई कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है, तो इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट बच्चों की लाइफ पर पड़ता ही है। हमें लगता है लेकिन बच्चा अंदर अंदर से बहुत ही अकेला हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सर मैं आपको जस्ट 2-3 दिन पहले की मेरी खुद का एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मैं जब आ रही थी, मैं स्कूल से ही आ रही थी कार से, तो मेरी पास में एक लेडी से की कार से मेरी स्लाइड उनके मिरर में से स्लाइड वो टकरा गई, तो स्वाभाविक है मिरर डैमेज हो गया। नाउ आई सेड सॉरी एंड एक्चुअली दैट लेडी वाज नॉट इन हर लेन, उसका भी थोड़ा फॉल्ट था, मैं मानती हूँ मेरा ही फॉल्ट था क्योंकि मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था। द लेडी वाज वेरी एग्रेसिव विदाउट थिंकिंग कि क्या सामने वाली लेडी मुझे सॉरी बोल रही है, उसकी एज क्या है, शी इज रेडी टू गिव मनी फॉर द डैमेज, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग स्टार्टेड यूजिंग एब्यूजिव वर्ड्स टू मी। ठीक है, फिर वो नीचे उतरे, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, फिर भी कार को टकटकाना, फिर डैशिंग करना, झगड़ा करना। सो आई थॉट ऑफ इट कि क्यों इतना एग्रेसिव है ये नई जनरेशन में। शी वॉज हाईली टैलेंटेड, लेकिन इतना सारा एग्रेशन, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन क्यों है कि वो दूसरे को समझने के लिए भी तैयार नहीं है, दूसरे की बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फैमिली एटमोस्फियर, कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ की रिलेशन भी न्यूक्लियर फैमिली में जो भी मन में आया बोल दिया, झगड़ा कर लिया, अच्छी भी बात है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, लेकिन बच्चों पर भी उसकी इफेक्ट होती है। सो ये एक बहुत ही जैसा हमें बोले कि एक नेगेटिव साइड है। और निधि ने जैसे बताया वो भी सही है कि अच्छी भी बात वो है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना सीखते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल की 50 इयर्स की एज में भी इतने मतलब खुद के भी बेटे हो जाते, उनके भी बेटे हो जाते, लेकिन अगर उनके पेरेंट अगर जिंदा होते तो वो अपने पेरेंट्स को पूछकर ही वो काम करेंगे। ऐसे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं। तो अब आजकल की जनरेशन ये है कि नहीं भाई, मैं क्या इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लूंगी, मैं 16 ईयर की हो गई, मैं 16 ईयर का हो गया, सो आई कैन थिंक माई सेल्फ, आई नो वेरी वेल दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो वी हैव सीन बोथ द थिंग्स, नो डाउट अबाउट इट। तो ये बात सर आपकी मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, और निधि ने जो बताया कि उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं, लेकिन आपने जो बताया वो भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अकेले हो गए हैं, वो बिल्कुल 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 सही बात है सर। धन्यवाद। मैं एक और फैक्टर इसमें जोड़ना चाहूंगा, कई लोकेशन की भी असर होती है। मैं सूरत अक्सर आता जाता रहता हूँ। अब अहमदाबाद में आपने जो इंसिडेंट्स बताया, वही इंसिडेंट सूरत में हुआ होता तो दोनों एक दूसरे की ओर देखते, फिर स्माइल करते, जोईनी चलावने કરીને આગળ વધી જते। This is how the personality of the city also works on the personality of the location. हाँ, आप लंदन में किसी को कुछ पूछोगे, hamburg में कुछ पूछोगे और ऑस्ट्रेलिया में कुछ पूछोगे, एक ही चीज के रिएक्शन आपको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि the atmosphere is differently built everywhere. तो आप दोनों की बात सही है कि यस, इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा कि अकेले बच्चों को छोड़ते हो या फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। बिल्कुल सही बात है। निधि, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो परिस्थिति है कि संस्कृत में भी एक सुभाषित है जो कहता है कि 16 साल का पुत्र हो जाए उसके बाद उसको मित्र समझो। ऐसे कॉमन पार्लेंस में ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपके बच्चों को अपने जूते फिट होने लगे तब आप इनको अपना दोस्त समझो। क्या उतनी मैच्योरिटी
16 साल या 18 साल की उम्र में बच्चों में आ जाती है, एक बात। और दूसरा, जैसे कि आप रेस्तोरां में बैठे हैं, वेटर जो है ऑर्डर ले रहा है, साथ में एक 7-8 साल का बच्चा भी है, उसको भी देता है मेनू। वो बेचारा देख के कुछ ढूंढ रहा है, तब तक तो उसको पूछे बिना ऑर्डर फाइनलाइज हो जाता है। क्या ये ठीक है? वेल, मैं कहना चाहूंगी कि आपने जो कहा कि 16 या 18 इयर्स में मैच्योरिटी आती है, तो अभी मैं कहती हूँ कि मैच्योरिटी आती है बट उस लेवल की नहीं आती। जैसे अच्छा और बुरा बच्चा सीखता है बट क्या है वो उसको ज्यादा मालूम नहीं होता। जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो 5 साल का बच्चा भी फोन एकदम फटाफट, जैसे मैम ने कहा, फोन फटाफट ऑपरेट करता है। जैसे अभी तो कोविड ने, ऑनलाइन लेक्चर्स ने और भी सिखा दिया है बच्चों को कैसे फोन ऑपरेट करना है। सो 5 साल के बच्चे भी फोन ऑपरेट करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। अभी तो रील्स का जमाना है तो रील्स भी देखते हैं एंड ऑल। सो मैच्योरिटी नहीं आती। हम टेक्नोलॉजी से मैच्योरिटी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैच्योरिटी मीन्स क्या सही है क्या गलत है। सोशल मीडिया में इतने लोग आते हैं, इतने मीन्स ऐसे नहीं कहती कि सभी ऐसे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चीट करते हैं एंड ऑल। सो मैच्योरिटी नहीं आती 16 और 18 इयर्स में, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आफ्टर 12th मैच्योरिटी आती है कि यस अभी क्या सही है, बिकॉज आफ्टर 12th कैरियर टाइम है। सो कैरियर बच्चा चूज करता है तो कुछ सोच समझ के चूज करता है। सो वही तो 12th के बाद ही हमारे ग्रेजुएशन, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी है, 12th के बाद ही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हायर स्टडीज का रखा है। क्यों रखा है? बिकॉज 12th के बाद बच्चे में सही मैच्योरिटी आती है। सो मैं नहीं मानती कि 16 और 18 इयर्स में मैच्योरिटी आती है। एंड टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल चलाने से हम मेजर नहीं कर सकते कि बच्चे में मैच्योरिटी आई है। एंड आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे, मैं नहीं मानती कि 16 और 18 इयर्स में मैच्योरिटी आती है। धन्यवाद। ये मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में जिस तरह से आज की पीढ़ियां बड़ी हो रही है, करीब 2-2.5 साल की उम्र में वो डे स्कूल में पहुंच जाते हैं, प्ले ग्रुप में एडमिट करा देते हैं, फिर जूनियर, फिर उसके बाद प्राइमरी वगैरह। यानी कि करीब 2-2.5 साल की उम्र के बाद तो बच्चा एक बिल्कुल जैसे वो तेली का बेल हो वो घुमा करता है। न उसको खेलने का समय है, न उसके पास अपने हम उम्र साथी भी है जिनके साथ वो खेल सके, फिजिकल एक्सरसाइज मिले, ऐसी गेम्स भी कम खेली जाती है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब चीजें कहाँ जाके ठहरेगी? क्या मानना है आपका? एक तो ये बात है कि आपने जो बताया कि बच्चों को जो स्कूल का प्रीमाइस वगैरह, मतलब यू आर राइट कि स्कूल में ही बच्चों को इतना प्रेशर रहता है। एक तो अकेला है, दूसरा स्कूल का प्रेशर इतना होता है कि उनको खेलने का समय भी मिलना नहीं होता है और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिलती है। तो ये, लेकिन ये सभी जगह ऐसा होता ही है ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बोलूं कि स्कूल में भी काफी सारी एक्टिविटीज कैसे भी करके शाला में अगर कोई शाला में अगर कैंपस नहीं होता है तो दूसरी शाला के साथ में, मतलब क्लस्टर में भी खेल खिलाकर बच्चों को जो घर में माहौल नहीं मिलता है वो स्कूल में देने की शालाएं कोशिश करती ही है, नहीं करती ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये बच्चे का भविष्य बिल्कुल खराब ही होगा। बट it 100% it depends on which type of environment the child is getting, क्योंकि वो कौन सी शाला में जा रहा है और उसकी कैसी केयर हो रही है उस पर ये सब आधारित है। अब यहाँ पर काफी शालाएं ऐसी भी रहती कि जहाँ पर ग्राउंड नहीं है, बच्चों को 2.5 ईयर में वो लोग स्कूलिंग शुरू कर देते हैं, घर पे ट्यूशन में जाते हैं। ट्यूशन में भी आजकल ऐसा है कि फिर थोड़े बच्चे होते हैं 10th 12th में तो एलन के क्लासेस,
आकाश के क्लासेस, ये सब शुरू हो जाता है। तो बच्चों की लाइफ में खुद के लिए जो स्पेस जो होना चाहिए, कि अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी जो बढ़नी चाहिए, खुद की जो आइडेंटिटी डेवलप होनी चाहिए, खुद का व्यक्तित्व डेवलप होना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना, समाज के लिए सोचना, खुद के लिए सोचना, और ये सब जो होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और सर, खेलने से सिर्फ फिजिकल फिटनेस आती है ये नहीं है, खेलने से उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसकी मेंटल फिटनेस भी खेलने से ही आती है। सो गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा ऐसे प्रेशराइज होता है और बच्चा स्टडीज में ही वो पूरा समय अगर निभाता है, तो 100% उसकी कैरियर आगे जाके अच्छी नहीं ही होगी, वो तो सवाल ही नहीं है। जी धन्यवाद। निधि, आजकल बच्चों को आप कहाँ पढ़ाते हो वो भी एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराना पसंद करते हैं। चाहे घर में कोई अंग्रेजी बोलता है नहीं बोलता है, पड़ोस में कोई अंग्रेजी बोलता है नहीं बोलता है, मगर चूंकि वो एक मानते हैं कि हम सोसाइटी के वो पायदान पे खड़े हैं कि हमारा बच्चा अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा तो ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए मान न मान में तेरा मेहमान करके बच्चे को कोई अच्छी सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख देते, उनका दाखिला हो जाता है। अब उसके बाद घर में तो कोई सिखाने वाला नहीं होता, इसीलिए ट्यूशन रखते हैं पहले ही स्टैंडर्ड से। तो बच्चा बेचारा स्कूल से आता है, थोड़ा खाया, अपनी किताबें ली, ट्यूशन के लिए जाता है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे आता है थका हुआ, होमवर्क करना होता है, पूरा उसका जो दिन है वो एक किताबों के बीच में बीतता है और उसे मदद कहीं से नहीं मिलती। क्या मानना है आपका, इंग्लिश में पढ़ना ही प्रगति करने के लिए जरूरी है या और भी तरीके से पढ़ाई हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि इंग्लिश आज के जमाने में जरूरी है, बिकॉज आज का ग्लोबलाइजेशन का जमाना है एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। सो इंग्लिश जरूरी है। जैसे गांधी जी ने भी हिंद स्वराज्य में मेंशन किया हुआ है कि हमको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स के साथ उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ कांटेक्ट में एंड कोर्ट में एंड ऑल ओके, बट इंग्लिश को हमारी भाषा नहीं बनानी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। सो उस कंसेप्ट पे मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे का, अगर हमारी मदर टंग गुजराती है, अगर घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, तो बच्चे को उस इंग्लिश मीडियम में दाखिला देना एंड ऑल जरूरी नहीं है। क्यों बच्चे पे हम बोझ डाले, बर्डन डाले? मैं ऐसा कहती हूँ कि यस, आज के जमाने में इंग्लिश जरूरी है, तो उसका दूसरा रास्ता हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर बच्चे को हम भले गुजराती मीडियम में रखे या मीन्स इंग्लिश मीडियम में रखे, वॉट एवर, एंड अभी तो वो क्या है कि कंपटीशन का जमाना आ गया है, पेरेंट्स अपने बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं देखते। मीन्स नेबर के बच्चे को रखा हायर स्कूल में, तो हम भी हायर स्कूल में रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम बच्चे को ही आता है, पेरेंट्स को नहीं आता, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही इंग्लिश नहीं जानते। सो इस हिसाब में मेरा कहना है कि बच्चे को इंग्लिश सिखानी चाहिए, आनी चाहिए, बट वो जो अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि हम जिस लैंग्वेज में सोचते हैं उस लैंग्वेज में हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारी लैंग्वेज गुजराती है तो गुजराती में ही हम सोच सकते हैं, गुजराती में ही प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। आप इंग्लिश के अलग से क्लासेस करवाओ, सो इंग्लिश भी आ जाएगी एंड गुजराती भी आ जाएगी। अभी बाइलैंग्युअल जमाना है, हम एक लैंग्वेज पे टिके नहीं रह सकते। सो सीखना चाहिए इंग्लिश एंड गुजराती। और मैं माता पिता से भी कहना चाहूंगी कि बच्चे को गलत तरीके से बर्डन ना करे, उसकी स्ट्रेंथ क्या, अगर बच्चा क्रिकेट में होनहार है या कोई और फिजिकल एक्टिविटी में वो पसंद करता है उसको, तो वहां पे भेजो और वहां पे भी करियर अच्छा हो सकता है। और मैं ऐसा नहीं मानती कि हायर स्कूल में जाने से ही बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। जैसे हम हमारे बहुत सारे सिविल सर्वेंट देख ले, उन्होंने गांव की सरकारी स्कूल से मीन्स प्राइमरी एजुकेशन लिया हुआ है, तो वो लोग आज ब्यूरोक्रेट है ही। तो ऐसा नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ने वाला बच्चा हायर स्कूल में भी नहीं पढ़ता एंड पढ़ने वाला बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेता है।
सो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि हायर स्कूल में रखो एंड ऑल एक्टिविटी एंड ऑल, एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि स्टडी सब कुछ नहीं है। अगर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैम ने कहा, फिजिकल एक्टिविटी करने में हमको इंटरेस्ट हो, बच्चे को इंटरेस्ट हो, तो वहां पे दाखिला लेना चाहिए। एंड अभी अभी क्या है कि बच्चे को हम ज्यादा स्टडी पे फोकस करते हैं कि दूसरे नेबर के बच्चे के 90% आए तो यस तेरे भी 90% आने चाहिए। जैसे पेरेंट्स कंपटीशन करते हैं, उसमें किसी को नुकसान होता है तो वो बच्चे को ही नुकसान होता है। सो पेरेंट्स ऐसे कंपटीशन नहीं कर सकते। एंड यस, इंग्लिश भी आप सिखाओ, बट उसके लिए अलग क्लासेस ले लो। एंड बच्चा जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपके घर में जो लैंग्वेज चलती हो, तो वो लैंग्वेज में आप बच्चे को पढ़ाओ, तो आपको भी सहूलियत होगी उसका मीन्स चेकिंग करने में या एंड ऑल, उसको भी पढ़ा सकते हो आप। एंड वो भी एकदम शांति से फ्रीली पढ़ सकता है एंड अपनी अदर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी में भी ध्यान दे सकता है और उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। सो मैं ऐसा नहीं मानती कि इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं एंड ऑल मीडियम के नहीं। अच्छा तो रेखा बेन, फॉर्मूला करना चाहिए। जी धन्यवाद। रेखा बेन, एक सीजन टीचर के नजरिए से देखा जाए तो जो बातें निधि ने कही उसके साथ आप क्या कोई चीज और जोड़ना चाहेंगे, या आपके मत से कुछ और फैक्टर्स आए जो कंसिडर करने चाहिए? जहां तक लैंग्वेज की बात है तो मैं एग्री हूँ निधि ने जो बताया कि बच्चों को जो भी लैंग्वेज में पढ़ना आसान रहे वही लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। वो जो लैंग्वेज में सोच सकता है वही लैंग्वेज में पढ़ाई करे तो अच्छी बात है। अब ये इसके साथ एक ये बात है कि जैसे आज का जो जमाना है जहाँ पर हमें इंग्लिश की भी जरूरत पड़ेगी, तो वी कांट इग्नोर, हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश की लर्निंग भी करनी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक बात मुझे सबके साथ ये मैं जोड़ना चाहती हूँ, और वो ये है कि पढ़ाई की जो सिस्टम है ना, उसमें काफी चेंज लाने की मुझे आवश्यकता दिखाई दे रही है अभी। क्योंकि जैसे कल भी मतलब मेरी एक डिबेट भी थी, और कल हम आप सब ने जो न्यूज में भी पढ़ा होगा, जो हमारे जो आईएएस ऑफिसर थे धवल पटेल, उन्होंने जो बताया कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ये लेवल है कि वो लोग सिंपल मतलब 8th स्टैंडर्ड के बच्चे सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते, सिंपल रीडिंग नहीं कर पाते। तो ये क्यों हो रहा है? ये मैं एक जनरल सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ, कोई हाई सोसाइटी की, जहां पर पेरेंट्स अवेयर है वहां तो पढ़ाई लेते हैं कैसे भी करके, वहां प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे जब देश की हम बात करें तो एक मेजोरिटी मास ऐसा है जिनको सही एजुकेशन नहीं मिल रही है, और वो बच्चों की जो लेवल होनी चाहिए, जो कक्षा में वो पढ़ रहा है उस हिसाब से नहीं है। तो वहां पर मैं ऐसा बताना चाहूंगी कि हमारी जो एजुकेशन की सिस्टम है वहां पर काफी बदलाव जरूरी है। और आपने सर जो आज समाज शिक्षण ये सब आपने शुरुआत जब वहां से की, तो मेरा एक ये मानना भी है कि शिक्षण संस्था एक ऐसी अभिन्न संस्था है समाज की, जो समाज की जरूरियात और शिक्षण दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब समाज की आज की जरूरियात क्या है? तो आज की जरूरियात ये है कि बच्चों को ऐसा हम स्किल बढ़ाए, ऐसे स्किलफुल बनाए कि वो आत्मनिर्भर हो पाए, राइट, अपने पैर पर खड़े हो पाए, अपने आप पर गौरव महसूस करे। तो ये सब करने की एक हमारी जिम्मेवारी होती है हमारी समाज की नीड के अनुसार। तो यहाँ शिक्षण में बदलाव सर जरूरी है, वो मैं मानती हूँ। और ये बदलाव इतना सिंपल नहीं है कि इस शायद इतने कम समय में हम बता भी पाए। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगी कि सिर्फ मार्क्स इनफ नहीं है यहाँ पर। तो पूरी सिस्टम को चेंज करने से शायद हम कहीं पर बच्चों को एक बिल्कुल नए माहौल में हम ले पा सकेंगे, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी से भी बच्चे अपडेट हो पाए, उनकी जो नॉलेज है अपना सोशली ऑल्सो द चाइल्ड मस्ट बी सोशली अवेयर होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं ये बोलती हूँ कि जो मैं अरविंद की मतलब मैं माता जी की बुक में मैंने पढ़ा था कि मन की ट्रेनिंग
ठीक है। हम जो आजकल पढ़ाई करते हैं वहां पर मन की ट्रेनिंग कहाँ पर नहीं है कि मन से कैसे शरीर को कंट्रोल में करे। तो जब बच्चा अब ये माहौल में रहता है जहां पर उनके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, कुछ भी वो सर्च करके कोई भी चीज अपने हाथ में आ सकती है, वो अगर वो मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो ये विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्वांटम जिसको हम बोले उनको भी मतलब हमें एक हाई करने की जरूरत है। तो केळवणी जिसको हम बोले ना, शिक्षा में काफी बदलाव की जरूरत है, वो मुझे लग रहा है। देखिए, आप दोनों की बात से मैं एक हद तक सहमत हूँ। शिक्षा का जब आयोजन अथवा शिक्षा की पद्धतियों के लिए हम सोचते हैं, खास करके जो धवल पटेल का अनुभव रहा, मैं उससे भी सहमत हूँ, क्योंकि गुणोत्सव के दरमियान मैंने भी यही अनुभव देखा है शालाओं में कि आप छठे स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने के लिए खड़ा करो तो गुजराती पढ़ते भी ठीक से नहीं आता। तो ये बात बिल्कुल सही है, मगर एक और चीज हमारे लिए जरूरी है कि जो समाज में 80 करोड़ लोगों को 5 रुपये केजी गेहूं मिलता है, यानी काफी बड़ी संख्या में लोग, और सरकारी स्कूलों की बात जो धवल कर रहे थे, उसमें लोग जो आते हैं वो इनकम के नीचे के तबके से आते हैं। कई लोग तो इसलिए आते हैं कि यूनिफॉर्म मिलता है और स्कॉलरशिप मिलती है, इसीलिए आते हैं। तो वो आते हैं, फिर उसके बाद वो कहीं कोई छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए उनके माँ बाप भेज देते हैं कि स्कूल जाने से क्या फायदा है, इनका स्कूल का फायदा यही है। तो परिस्थिति ये होती है कि ये जो चाइल्ड है इन दिस काइंड ऑफ फैमिलीज इज एडिशनल इनकम यूनिट, और जब तक इसका हल आप नहीं ढूंढोगे कि ये बालक जो पैसे लाता है वो फैमिली चलाने में, घर में जो रोटी पकती है उसमें अपना हिस्सा देता है, तब तक न तो फैमिली प्लानिंग की जो सिस्टम है वो सफल होगी, न तो ये लोग स्कूल में आए और पढ़े और ध्यान से पढ़े और सिर्फ सरस्वती को ही समर्पित रहे, ये भी तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम जब पॉलिसी बनती है तब शिक्षणविद ही बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ IAS ऑफिसर बैठेंगे। इनका जो फोकस है शिक्षण पे होता है, सर्वग्राही विकास पे नहीं होता। और किसी भी चीज की जड़ अर्थव्यवस्था है, और जब तक आदमी अर्थव्यवस्था में स्वायत्त नहीं होता, जब तक उसकी जो बेसिक नीड्स है उसके लिए वो पर्याप्त राशि नहीं जुटा लेता, तब तक ये होना है कि किसी बच्चे को चाय की लारी पे भेजेगा, किसी को कोई छोटे मोटे छोटे काम के लिए भेजेगा, किसी को गैरेज में भेजेगा। तो ऐसे सप्लीमेंट्री इनकम कर लेते वो लोग, स्कूल में भी दाखिल रखते हैं ताकि उनको एडिशनल इनकम मिले। और स्कूल शिक्षकों की मजबूरी क्या है, वो इनको फेल नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो फेल हो जाए तो संख्या कम हो जाएगी, तो क्लास एक कम हो जाएगा तो शिक्षक फाजल हो जाएगा। ये सब जो एरिया ऑफ वेक्टर्स इतने भयानक है कि किसी भी पिक्चर पॉलिसी को फेल करने के लिए पर्याप्त है। निधि, अभी बीच में एक आया था समाचार कि एक बहुत बड़े साउथ इंडिया के एक्टर थे, उनका बयान था कि उनकी बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया, उसकी खबर उन्हें फेसबुक से पड़ी। अब एक ही घर में रहते थे, ऐसा नहीं था कि बेटी अमेरिका में रहती थी और पिता बम्बई में रहते थे, एक ही घर में रहते थे माँ बाप, फिर भी इनके बीच जो संवाद होना चाहिए वो संवाद शायद था ही नहीं, या बात करने का ये रिश्ता बना ही नहीं कि जो बालक अपने माता पिता को अपने दोस्त समझे। फलस्वरूप वो लड़की घर से चली गई, किसी के साथ उसने शादी कर ली। क्या अच्छा होगा बुरा होगा, क्या पेरेंट्स शादी तय करते हैं तो अच्छा ही होता है, वो भी मैं नहीं कहना चाहता, मगर ये पता ही नहीं चली। इस तरह की परिस्थिति आज हमारे घरों में प्रवर्तमान है। 4 लोग हैं, चारों लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, वो अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है। तो ये जो मोबाइल की जो समस्या है,
अमेरिका में अभी नया डिसीज निकला है जिसको बोलते हैं मोबाइल इनसिक्योरिटी सिंड्रोम। आप कहीं मोबाइल आपका घर पे भूल गए या कहीं और रह गया तो हमेशा आप चिंता में रहते हो कि कोई दुर्घटना होगी, कोई घर पे आया होगा, मेरे ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट विजिटर आया होगा, मेरे पास फोन नहीं है। तो एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि ही फील्स इनसिक्योरिटी। तो सही ये बात। पर्टिकुलर फिनोमिना जो है, एक ही घर के चार लोग चार कोने में बैठे हैं, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, सोशल मीडिया पे निर्भर है, मोबाइल यूज का कोई मर्यादा नहीं है। ये इस दिशा में हम जा रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे और क्या करना चाहिए इसके लिए? सर अभी एक थोड़े दिन पहले ही का ही कुछ इंसिडेंट था कि एक लड़की थी, उनके पेरेंट्स ने उनको मोबाइल देने से मना किया तो उन्होंने पेरेंट्स की हत्या कर दी। कुछ ऐसा ही, उसको मोबाइल लेना था ऐसा तो ऐसा पेरेंट्स ऐसा की हत्या कर दी। तो दिस इज, ठीक है। ये सुनकर भी हमारे रोटे खड़े हो जाते कि मोबाइल का कितना बच्चों को। अब वो बच्ची सर, आप जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो वो होगी शायद 20 ईयर, 16 ईयर, 18, पता नहीं, जो मैच्योरिटी की एज ही है, ऐसा तो नहीं है। फिर भी उस पर मोबाइल का इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो मोबाइल के बिना जिंदगी जीने का सोच ही नहीं रही है। सो सही है। वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और आपने जो बताया कि मोबाइल की वजह से घर में सबका मतलब, या घर हो या इवन ऑफिस, हम अगर दूसरी जगह की बात करें तो सब कोई काम चुरा कर मोबाइल पर व्हाट्सएप करना, या तो स्क्रीन पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस ये है कि आप जब रोड्स पर हम जाते हैं ना, तो बच्चे जो टीनेजर्स तो नहीं होते, 20-22 ईयर्स के, 16 से शुरू करके, ये सब लोग स्कूटर पर, चालू स्कूटर पर, वो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी देखेंगे, मैसेज सेंड भी करेंगे। आप सोचिए ये कितनी डेंजरस बात है। दे डोंट केयर ऑफ देयर हेड्स, है ना? तो सही है। ये आप, ये युवा वर्ग है, वो मोबाइल की लत में अगर आ गया तो इसकी बहुत ही इफेक्ट जो है, ओवरऑल इफेक्ट, ये बहुत ही बुरी होगी, वो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। और मैं इतना कहूंगी कि बुरी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि हम सब उसके ट्रैप में अब आ ही गए हैं। उसमें मैं भी बाकात नहीं हूँ, मैं भी जी ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बाकात हूँ उसमें से। नहीं, सही सही बात तो है। लेकिन हमारा ग्रोथ एक हो गया है, मेंटल डेवलपमेंट हो गया है, मैच्योरिटी लेवल आ गया है, तो वी आर सेफ। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, जिनको अभी पूरी लाइफ बनानी है? दे हैव टू डू रिसर्च एंड दे हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, कोई भी फील्ड में। तो मोबाइल की ट्रैप में अगर वो आ जाए तो वो, उसकी लाइफ गई समझो। सही है। और धन्यवाद। बहुत रिसर्च भी जी सर उस पर आ रहा है आजकल। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं उस पर। जी जी जी। दीदी, यही मुद्दे से आपको जोड़ना चाहूंगा मैं। रेखाबेन ने कहा कि मोबाइल अब यहाँ तक मिसयूज होता है कि एक अभिशाप बन चुका है। स्कूटर चलाते चलाते भी लोग मोबाइल पे बात करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं। गाड़ी में बैठे हैं तो स्वतंत्र है, वो उनकी दुनिया ही अलग है। तो मैसेज भेजेंगे, मैसेज रिसीव करेंगे, ट्रांसमिशन इनका चलता रहेगा। ये मोबाइल एडिक्शन जो आप कहें इसको, तो ये मोबाइल एडिक्शन हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगा? ये जो प्रॉब्लम है, तो उसको सिर्फ मैं टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम या मोबाइल एडिक्शन प्रॉब्लम नहीं कहूंगी। पहले मैं हमारी लाइफस्टाइल की बात करती हूँ। अभी हमारी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है। जैसे हम कहीं भी एकदम फास्ट इंस्टेंट लाइफस्टाइल हो गई। हम रेडी टू ईट के जमाने में जी रहे हैं अभी। एकदम इंस्टेंट लाइफस्टाइल हो गई है। कुछ भी चाहिए तो फास्ट चाहिए एंड ऑल। सो ये जो मोबाइल वाली जो बात की मैम ने कि फोन, टू व्हीलर पे भी मोबाइल यूज करते हैं एंड ऑल। सो बट लोगों को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, अपनी हेल्थ अपनी जगह है, अपनी लाइफस्टाइल अपनी जगह है। सो ये आगे जाके अभी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट में सबकी मृत्यु होती है। सो हमारी लाइफस्टाइल, पहले तो मैं टेक्नोलॉजी को कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहूंगी हमको हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। हम कहीं पे भी 1 आवर या 10 मिनट्स लेट हो गए तो क्या होगा? हमारी लाइफ से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। सो सबको अपनी लाइफ
लाइफस्टाइल सेट करनी चाहिए कि ओके, नो प्रॉब्लम, एक 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 सूत्र सबको बांध लेना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी हो, सिर्फ नो प्रॉब्लम, ओके। सो ऐसे हम लाइफस्टाइल हम अपनी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी शार्प भी है, मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज भी हो सकता है अच्छे से। एंड टेक्नोलॉजी जैसे अभी जो मीन्स अभी हम जो टू व्हीलर पे जो मोबाइल यूज करते हैं उसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसके लिए मीन्स ब्लूटूथ आ गए हैं एंड ऑल सब टेक्नोलॉजी तो आई है, सो हम उसका प्रोडक्टिवली यूज करें तो सब सब अच्छा ही है, सब ठीक ही है। बट लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है कि कहाँ पे हमको यूज करना चाहिए एंड कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। अभी हम किसी के लोगों को इतने एडिक्शन हो गए हैं फोन के कि कोई कोई प्रोग्राम में बैठे हो या कोई सैड 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 इवेंट हुआ तो वहां भी लोग फोन यूज करते हैं एंड मैसेज भेजते हैं और सो मैं लोगों को समझना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। बट मैं टेक्नोलॉजी को कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अभी आपके टाइम की बात करें, 90s की बात करें, तो वहां पे मोबाइल फोन नहीं था, तो लोगों से हम इतने जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो सकते थे। अभी मोबाइल है तो फटाफट यहाँ बैठे बैठे हम यूएसए में भी बात कर सकते हैं, कनाडा बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज ही है, बट हमको उसका यूज अच्छे से करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, तो वही है, किसी भी चीज का अति होता है तो वो सर्वनाश की तरफ ले जाता है। सो प्रोडक्टिव यूज करो, सेफ यूज करो। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि हम ड्राइव कर रहे हो या कहीं भी तो ऐसे यूज मत किया करो। सो हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। अब आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है जो बारी बारी से जवाब दोगे आप। क्वेश्चन वही रहेगा। हम बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की दुनिया में, मैं तो मानता हूं पहुंच चुके हैं, मगर फिर भी अभी थोड़ा रिफाइनमेंट और होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा वो संचालक बन जाएगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मालिक नहीं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मालिक बन जाएगी। कुछ भी चीज प्राइवेट नहीं रहेगी। देयर इज नथिंग गोइंग टू बी लाइक ए प्राइवेसी। आप न तो आपके घर में सलामत रहेंगे, न तो रोड रास्ते पे सलामत रहेंगे, न ट्रेन में, न प्लेन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच के बाहर आप नहीं रह पाओगे। तो इस तरह की परिस्थिति में, जैसे अभी दुर्घटना जो हुई टाइटैनिक पनडुब्बी की, ये भी टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण। अब वो 5 लोग देखने गए टाइटैनिक का मलबा, वो अलग बात है, मगर वो देखने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी और ये इनकी कोई पहली तो थी नहीं। मगर जब टेक्नोलॉजी हाथ से बाहर चली जाती है, और दहशत तो ये है कि जब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके क्रिएटर को ही मानना ना कर देंगे कि अब आई विल नॉट लिसन टू योर ऑर्डर एंड दे हैव देयर ओन प्रोग्राम्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, तो इस दुनिया पे जिस तरह की अराजकता होगी उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। इस बारे में क्या कहना है आप दोनों का? बारी बारी से जिसको भी फर्स्ट जवाब देना है दे सकते हैं। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर, या हो सकता है कि वही हम पर इतना डोमिनेट कर ले कि हम वही, जैसे वो खुद क्रिएटर है। क्योंकि अल्टीमेटली से ह्यूमंस आर सुपीरियर, कुछ भी हो, ह्यूमन अप्रोच इज रिक्वायर्ड, ह्यूमंस आर सुपीरियर। कभी भी ह्यूमन की जो जगह है वो टेक्नोलॉजी ले ही नहीं पाएगी, वो कोई सवाल ही नहीं है उसमें। लेकिन आजकल जितना उसका जो जो यूज हो बढ़ रहा है और जितना वो उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो अगर उनके ही हाथ में सब कुछ होगा तो मेरे ख्याल से I think we are just inviting disaster on earth. This is what I have no words to say. We are just inviting disaster. Mental मतलब thinking capacity खत्म हो जाएगी, क्या क्या नहीं होगा। So yeah, I agree with you sir, whatever you say. आज भी लोग चैट जीपीटी पे जितने डिपेंडेंट होने लगे हैं, ये इसका यही उदाहरण है। खैर, निधि ने कहा था कि अति सर्वत्र वर्जयेत,
तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अति सर्वत्र वर्जित वाली व्याख्या को सच करने की दिशा में कदम है? क्या मानना है? मैं आपकी इस बात से भी सहमत होती हूँ कि यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी यूज जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारी कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रहेगी, सब ओपन एक्सेस है, सब कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। बट उसका मैं एक दूसरा पहलू भी देखती हूँ, एक एडवांटेज के तरीके भी से भी देखती हूँ। जैसे अभी माइक्रो ड्रोन्स आए हैं, आपको आइडिया होगा, माइक्रो ड्रोन्स आए हैं। तो वो जो है, तो उसमें क्या है कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसमें इतना मास डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो माइक्रो ड्रोन्स है, वो पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करेगा एंड देन वो रिटर्न आ जाएगा। सो इसका ये भी ऐसा ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेज भी है, ये मैं एडवांटेज नहीं गिनती हूँ ऑब्वियसली। बट क्या है कि मास डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। और ड्रोन जो अभी एआई टेक्नोलॉजी में जो ड्रोन है, तो ड्रोन के बहुत अच्छे अच्छे यूज भी है। जैसे कहीं पे डिजास्टर हो गया है, जैसे केदारनाथ में जो जो मीन्स बादल फटा था, वो जो सिचुएशन आई थी, तो उस सिचुएशन में हम सबको फूड पैकेज ड्रोन से भेज सकते हैं, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो तो क्या है कि किसी भी चीज का, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ हमको डिसएडवांटेज ही है। एआई के एडवांटेज भी है अगर हम सही तरीके से यूज करें तो। अभी जैसे मैंने माइक्रो ड्रोन्स का आपको एग्जांपल दिया, तो वो अगर हम कोई टेररिस्ट है, तो उसको हमको पकड़ना है, तो हम मास डिस्ट्रक्शन या वो नहीं करेंगे। हम पर्टिकुलरली ड्रोन को मैसेज देंगे कि ये पर्सन को टारगेट करना है, वो टारगेट करेगा एंड देन रिटर्न आ जाएगा। इससे जो जो हजारों लोगों की जो मौतें होती है वो नहीं होगी, तो वो बच जाएगी। एंड दूसरा पहलू तो जो आपने कहा कि ये भी है कि प्राइवेसी हमारी जो प्राइवेसी का जोखिम है हमको, प्राइवेसी कुछ भी प्राइवेट नहीं रहेगा हमारे हमारे बीच में। तो यस, दोनों चीज है। मैं नहीं मानती कि ओनली उसके डिसएडवांटेज भी है, मैं एडवांटेज भी मानती हूँ कि यस, एआई है तो एडवांटेज है। चैट जीपीटी वाला आपने जो कहा, तो चैट जीपीटी पे लोग निर्भर हो गए हैं, ओके। बट चैट जीपीटी का ये भी एक फायदा है कि हम कुछ भी टाइप करें तो हमको इंस्टेंटली कुछ भी मिल जाता है। वही चीज है कि हम कैसे यूज करते हैं। तो वही चीज है, कैसे यूज करते हैं। हम अच्छा यूज करते हैं तो सब चीज अच्छी है, हम बुरा यूज करते हैं तो वो चीज बुरी है। इट्स माय सही ओपिनियन। कहा आपने। अहमदाबाद में एक लाइटर विंड में मैं कहना चाहूंगा कि जब कोविड की वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था, तो एक इनोवेटिव इंसान, वो फोटोग्राफर था, ड्रोन था उसके पास, तो ड्रोन से ये मसाला मंगवाया करता था एक जगह से उसके टेरेस पे। तो ये भी इमेजिनेटिव लोग हैं, उनके इमेजिनेशन की कल्पना भी अ, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। मगर एक मुझे बात सर ये सही है जी। मुझे सर ये लग रहा है कि जैसे ये लोग पॉजिटिव यूज करने के लिए करते हैं, तो नेगेटिव यूज करने वाले भी इतने ही स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो ड्रोन से अगर वो अटैक करेगा तो बाकी की जान बच जाएगी, लेकिन बाकी जो नेगेटिव वाले जो होते हैं, वो ऐसा भी ड्रोन का यूज करेंगे कि डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो। मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज होगी तो हो दोनों सकता तरफ है, होगी, दोनों मगर तरफ जिस होगी। जिस तरह से ईरान के टॉप मोस्ट एटॉमिक साइंटिस्ट को एयरपोर्ट पे हाँ, ड्रोन ने मार गिराया, जिस तरह कितना से खराब तरीके से। टर्की में ये हादसा हुआ, तो हाँ, ये अभी शुरुआत है। हम कल्पना करते हैं आगे चल के क्या होगा, तो बहुत भयानक भयानक लगता है कि क्या होगा आगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैविंग अ डिवाइन माइंड is equally possible that it will also have a devil's mind. तो मानवी, जैसे वो सिनेमा की पंक्ति में कहा है कि मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, थोड़ा सा मैल दिल में थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो भी चाहे, मैं तो इंसान हूँ। इंसान में दोनों गुण है, तो जो उसका गलत उपयोग करना चाहेंगे वो गलत करेंगे, सही करना चाहेंगे सही करेंगे, मगर अल्टीमेट तो सही उपयोग वालों की ही जीत होती आई है अब तक।
आज एटॉमिक बॉम्ब होने के बावजूद भी रशिया यूज नहीं कर पा रहा, न तो चाइना यूज कर पाएगा, न इंडिया यूज कर पाएगा, न पाकिस्तान, क्योंकि डिटरेंट है, सामने वाले के पास भी है। तो अगर आप यूज करोगे तो वो भी करेगा, तो ये सब बैलेंस काउंटर बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, कुल मिला के आने वाली पीढ़ी के लिए दुनिया कैसी होगी? मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी, नीति यंग है यहाँ पर, नीति विल बी, आई थिंक शी इज द बेस्ट पर्सन टू गिव आंसर, who loves technology, I can make out from her talk. लेकिन मुझे लग रहा है, जैसे मैं मेरा अगर अनुभव बोलूं तो दे विल लॉस्ट देयर थिंकिंग स्किल। आने वाली पीढ़ी थिंकिंग स्किल उनकी चली जाएगी। सो वंस, बिकॉज अगर आज हम सब है तो हमारी यही जो सबसे बड़ी स्किल है उसके आधार पर हम यहाँ पर है, राइट? तो थिंकिंग स्किल अगर चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे का समय इतना अच्छा होगा, क्योंकि देयर इज निधि, देन इसको एवरीथिंग इज इन हैंड्स ऑफ मशीन। राइट, मशीन जो जाएगा यू वो डोंट डू होगा एनीथिंग। बस। एक मनुष्य नियम है इवोल्यूशन का कि इंसान का जो अंग उपयोग में नहीं लिया जाता वो अंग नष्ट हाँ, हो जाता है। नष्ट हो जाता है, तो सही बात है। आप अगर दिमाग का उपयोग नहीं करोगे तो हम्म आहिस्ता आहिस्ता या तो दिमागी कैपेसिटी जो है आपकी वो हम्म चली जाएगी, या तो हम्म फिर इस परिस्थिति का निर्माण होगा कि आप न तो ये साइड पे रहो न वो साइड पे रहो, न आप आज हम्म जैसे एग्जांपल है हम मेंटल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वो जो जो जानते थे पहले टेबल्स, वो टेबल्स आज हम्म, पढ़ाते नहीं, तो बच्चों को बिना कंप्यूटर तो जरूरत, कुछ आता नहीं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं वो चीजें भी हमारे सामने आएगी जिनसे हमारा पाला पड़ना होगा। निधि, सही बात। तेरी टेक्नोलॉजी ने इंटरप्ट किया, उसे भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो चीज हम यूटिलाइज नहीं करते तो इवोल्यूशन का नियम है कि वो चीज नष्ट हो जाती है। जैसे पहले कहा जाता है कि इंसान को पूंछ भी थी, अभी पूंछ नहीं है। तो ये परिस्थिति में अगर दिमाग का कम उपयोग करेंगे और हर चीज डिपेंडेंसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रहेगी, तो आप ये मानती हो कि हमारी दिमागी कैपेसिटी जो है, तर्क शक्ति है, कंप्यूटिंग शक्ति है, वो कम हो जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान होगा। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू निधि, पुट ऑन योर आई थिंक शी इज अनेबल टू हियर। ना नो પેલા અવાજમાં કઈ નતો। हाँ हाँ, तो ये बातें थी जो मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए ज्यादा अभिशाप बन के उभरेगी। और दूसरा कि इनकी जिंदगी में से समय नाम की चीज को वो निकाल देगी, समय ही नहीं होगा। नहीं, मुझे न, अलग लग रहा है कि समय इतना होगा बाद में, सब हाँ, मशीन को देने के बाद, लेकिन वो समय उनको कम ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंटली बिजी विथ टेक्नोलॉजी। अपग्रेडेशन। फालतू का समय है ना, आप व्हाट्सएप में कांस्टेंट चैटिंग करते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सुनाई देता है? मेरी मेरी आवाज सुनाई देती है? यस सर। अच्छा, दीदी पूछ रहा था मैं आपसे कि अगर ये जो हमारा नियम है उत्क्रांति का, जिसके मुताबिक जो अंग आप उपयोग में नहीं लेते हो, अंग अपने आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी शक्ति गंवाता जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बाकी के जो सप्लीमेंटिंग और इंटेलिजेंस के जो उपाय है, क्या उससे हमारी आज भी कंप्यूटेशन शक्ति हमारी जो दिमाग से करते थे वो नष्ट हो गई? अब दो मल्टीप्लाइड बाय दो भी चाइल्ड को उस पर
कैलकुलेटर या कंप्यूटर पे करता है। तो एक असर इसकी हमारी जो दिमागी शक्ति है वो आने वाले समय में ज्यादा उपकरण आधारित होगी, या फिर वैसे भी वो उपकरण आधारित भी नहीं होगी और सिर्फ उसमें कहीं ना कहीं डिटेरियोरेशन ही होगा। क्या मानना है अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रोन अप हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यस, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी पे। जैसे अभी अभी कुछ भी हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम कैलकुलेटर, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपके 90s के टाइम में कॉमर्स में कैलकुलेटर नहीं होते थे, वो लोग सभी सभी कैलकुलेशन खुद करते थे, तो उन लोगों का माइंड भी इतना शार्प होता है। अभी के बच्चों को हम पूछेंगे, टेबल्स पूछेंगे तो टेबल्स भी नहीं याद होगी। और जो जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको अभी भी टेबल्स पूछो तो वो लोग फटाफट टेबल्स का आंसर दे देते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाती है, हम अपना ब्रेन का यूज थोड़ा कम करने लगते हैं। जैसे चैट जीपीटी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो चैट जीपीटी पे हम पूरी तरह निर्भर हो गए, कुछ भी सोचने समझने नहीं लगे। अभी जैसे हमको कोई टॉपिक चाहिए तो हम सीधा गूगल सर्च करते हैं। सोचने का भी हम अब हमारे दिमाग में जोर नहीं देते सोचने का भी। तो यस, मैं मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें डिपेंडेंट बना दिया है और आगे भी हम डिपेंडेंट होते रहेंगे टेक्नोलॉजी पे। एंड हमारी जो सोचने विचार करने की जो क्षमता है वो हम गवाते रहेंगे। एंड इसमें ये भी एक चीज है, एक भी एक फैक्टर है कि हम कुछ अपने हिसाब से नहीं सोचते तो हम अपना ओपिनियन भी नहीं बना सकते। अभी हम कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल का ओपिनियन हम ले लेते हैं, तो एक हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है। हम कोई भी चीज एक बार देख लेते हैं एंड वो ओपिनियन भी हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। हम उसके दूसरे डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है, हम वहां हमारा दिमाग बंद हो जाता है। सो ये एक डिसएडवांटेज है। एंड यस, आगे ये होगा ही, क्योंकि अभी से हमको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम कुछ भी गूगल से ही सर्च करते हैं। यस, सो मैं मानती हूँ कि आगे भी हमारी सोचने विचारने की क्षमता कम होगी। धन्यवाद रेखा बहन, आप और निधि, आप दोनों का इस शो में हाजिर होके एक जटिल से विषय पर, मैं नहीं कहूंगा कि आज का विषय कोई सरल विषय था, एक जटिल विषय पर बहुत अच्छी तरह सरल भाषा में अपने व्यूज स्पष्टता पूर्वक आप दोनों ने दिए। मैं मानता हूं कि हमारे दर्शक मित्रों को इसका जरूर फायदा होगा। आप दोनों का रियल डिबेट की पूरी टीम की हैसियत से तहे दिल से धन्यवाद। दर्शक मित्रों, आप आपको भी ये शो पसंद आया होगा। हमने अभी इसको हमारे फेसबुक फॉलोअर्स के साथ भी जोड़ा है। तो अगर आप वो मेरे जो फेसबुक फॉलोअर्स है 50,000 से ज्यादा है, उनमें से है, या तो पेज पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको ये डिबेट दिखाई देगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारे साथ जुड़े, ताकि जो हम प्रयत्न करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है दर्शक मित्रों कि जिस तरह के विषयों को हम लेकर आते हैं इस चैनल में, जिस तरह के प्रश्न जो आज के समय में रेलेवेंट है, वो प्रश्न हम जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुभवी और निष्णात लोगों के सामने ले जाके रखते हैं, और आपके लिए एक अधिकृत मार्गदर्शन या ओपिनियन मिल सके उस तरह की हम मेहनत करते हैं। तो हमारी मेहनत जितने ज्यादा लोगों तक जाए, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उतना ही उसका फल ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, मगर ये हम आपकी चैनल है और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, उसमें सहायभूत होंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की चर्चा को विराम तक ले जाता हूं। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर एक नई चैनल, नए विषय के साथ।
तब तक के लिए आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास आपसे रजा लेता है। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार बहन, और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।